जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। यानी जो सोलर सिस्टम है ये TGT, JEE, टेट और कमीशन और इसके अलावा सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण विषय रहेगा। इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे सौर मंडल के बारे में कि सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु हैं, उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रह उपग्रह क्या होता है, कितने प्लैनेट हमारे सौर मंडल में हैं और जो है सौर मंडल के किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं और किस ग्रह का क्या कार्य है और किस ग्रह की क्या स्थिति है। तो आज की जो वीडियो है हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में हम तमाम सौर मंडल के हर एक विषय के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे जो वीडियो रहेगा सौर मंडल पार्ट नंबर 1। बाकी का जो पार्ट नंबर 2 है वो जल्दी ही हम आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सौर मंडल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ सोलर सिस्टम, कि सौर मंडल क्या होता है, कि सौर मंडल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, सौर मंडल सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले सभी उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या फिर आपका जो पुच्छल तारे हैं, ठीक है, यानी जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले सभी उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि के समूह को सौर मंडल कहते हैं। यानी ऐसी सभी जो आकाशीय पिंड है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के आसपास बंधे होने के कारण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन सभी को सौर मंडल का हिस्सा माना जाता है। तो हमारे सौर मंडल में दोस्तों सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि सभी को शामिल करके सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सौर मंडल की जो खोज है वो किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। सबसे पहले उसी ने ये डेफिनेशन दिया था कि जो सौर मंडल है वो सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि के समूह को मिलाने से सौर मंडल बनता है। तो सौर मंडल की जो खोज की थी वो कोपरनिकस ने की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। व्हाट इज़ प्लैनेट? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं या फिर परिक्रमण करते हैं, यानी ऐसे जो आकाशीय पिंड या फिर ऐसे जो आकाशीय पिंड जो लगातार सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य के चारों तरफ जो है मूव करते रहते हैं, वो ग्रह की श्रेणी में उनको रखा जाता है। या फिर जिनका अपना वायुमंडल होता है तो उनको भी क्या है आपका जो है ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। तो साधारण भाषा में ग्रह क्या होते हैं दोस्तों? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, अरुण है, वरुण है। तो ये सारे के सारे क्या है? ग्रह है, क्योंकि निरंतर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसी कारण से इनको ग्रह की श्रृंखला में, प्लैनेट की श्रृंखला में रखा जाता है। दूसरा है कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों उपग्रह जो होता है जो सूर्य को केंद्र ना मान करके ग्रहों का परिक्रमण करते हैं, उन्हें आपका जो है उपग्रह कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य को केंद्र मान के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो आपके ग्रह होते हैं वो सूर्य को केंद्र मान के चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी। कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी। परंतु जो पृथ्वी को केंद्र मान के इसके चारों तरफ चक्कर लगाए उसे कहते हैं उपग्रह। जैसे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा सूर्य का चक्कर नहीं लगाता दोस्तों, चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी का। यानी जो ग्रह को केंद्र मान के या ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उपग्रह। और जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं ग्रह। तो हमारे जो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है और इन ग्रहों में कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे पास जो है कुल
8 ग्रह हैं। कुल ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। ठीक है, समझ गए ना? तो कुल ग्रहों की जो संख्या है वो कुल कितनी है? 8 है। पहले ये 9 थी। जो 9वां जो ग्रह है वो था प्लूटो, जिसे सन 2006 में सौर मंडल के अध्याय में से या सौर परिवार में से जो है हटा दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो इन ग्रहों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो आपका हमारे पास जो हमारे जो सौरमंडल में कुल जो ग्रह हैं वो निम्न जो क्रम अनुसार इस तरीके से आपके निर्धारित किए गए। सबसे पहले सूर्य। तो सूर्य दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पहले ग्रहों में आपका बुध है। पहला जो ग्रह है आपका वो कौन सा है? बुध है। बुध के बाद कौन आता है? शुक्र। फिर कौन आता है? पृथ्वी। फिर आता है मंगल। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस में आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन सा ग्रह किसके बाद आता है। तो अगर आप इस तरीके से डायग्राम याद रख सकते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम में यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य के सबसे निकट कौन है दोस्तों? बुध। ठीक है, बुध का आपका जो है, बुध के बाद कौन आता है? शुक्र। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के नज़दीक कौन है दोस्तों? शुक्र है। ठीक है, और उसके बाद कौन आता है? मंगल। कौन आता है दोस्तों? मंगल। तो आपका जो है पृथ्वी जो ग्रह है वो किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो वो किन 2 ग्रहों के बीच में है? मंगल और शुक्र के बीच में। ठीक है, इसके बाद अगला जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। फिर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? शनि। तीसरे नंबर का यहाँ पर अरुण है, और चौथे नंबर का वरुण है। थोड़ा जगह कम होने के कारण यहाँ पर हमारे को इसको सबसे छोटा बनाना पड़ गया। तो ऐसा नहीं है कि ये सबसे छोटा है। ये जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? आपका शनि। तीसरा कौन सा है? अरुण। और चौथा कौन सा सबसे बड़ा है? वो वरुण है। जबकि सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में आपने ध्यान रख लेने हैं। पहले कौन सा आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरीके से ये सीक्वेंस में जो है सौरमंडल में हमारे जो ग्रह हैं इस तरीके से चक्कर लगाते हैं निरंतर अपनी धुरी पर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जो आपके सौरमंडल के जो कुछ ग्रह हैं वो इस तरीके से इनको श्रृंखला में रखा जाता है। सबसे पहले हमारे पास जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इंटर प्लैनेट की श्रृंखला में ये आते हैं। ठीक है, ये जो है आंतरिक ग्रहों की श्रृंखला में आते हैं। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है ये बाहरी ग्रहों की श्रृंखला में आते हैं। इनके बीच में जो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, बृहस्पति और मंगल के जो बीच में है आने वाले जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड है उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? क्षुद्र ग्रह। तो कईयों बार पेपर में प्रश्न आ जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? तो ऐसी स्थिति में आप कह देंगे मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति। तो इसके अलावा तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पाए जाते हैं वो शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। शुद्ध ग्रह भी ग्रहों की भांति सूर्य का चक्कर लगाते हैं, परंतु इनकी निश्चित आकृति ना होने के कारण और इनके पास अपना एटमॉस्फेयर ना होने के कारण इन्हें शुद्ध ग्रहों की श्रृंखला में रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो शुद्र ग्रह हैं ये भी क्या है, इन मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं शुद्र ग्रह और ग्रह में क्या समानता है, तो समानता सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये ग्रहों की भांति सूर्य का परिक्रमण करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इनकी ना तो आकृति आपकी निश्चित होती है और ना ही इनके पास किसी प्रकार का कोई वातावरण होता है। इसी कारण से इनको क्षुद्र ग्रहों की श्रृंखला में रखा जाता है। तो दोस्तों सबसे निकट ग्रह सूर्य का कौन सा है? बुध। और सबसे दूरी पर कौन है? वरुण। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी का निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। और पृथ्वी जो है किन 2 ग्रहों के बीच में है? मंगल और शुक्र के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने इस प्रकार से आपके समस्त जो ग्रहों को की जो श्रृंखला है जो निरंतर अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं, हमने इसको सरल तरीके से देख लिया है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की गति का सिद्धांत, कि जो हमारे जो ग्रह हैं दोस्तों वो आपके क्या है? मूव करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने बताया?
केपलर ने। सबसे पहले केपलर ने जो है ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया। इस केपलर ने सबसे पहले बताया कि कोई भी जो ग्रह है वो दो प्रकार से मूव करता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहले को कहते हैं घूर्णन और दूसरे को कहते हैं परिक्रमण। कोई भी ग्रह, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो बृहस्पति है, चाहे वो कोई भी ग्रह है, वो दो प्रकार से मूव करता है। दो प्रकार से वो मूव करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम पृथ्वी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, मान लीजिए पृथ्वी अपनी धुरी का मतलब है जब अपनी ही जगह पर, जैसे फैन होता है तो फैन केवल अपनी ही जगह पर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन। जब कोई चीज़ अपनी धुरी पर ही क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, इस तरीके से। जब वो कोई जगह नहीं बदलता है, तो जब वो कोई क्या है इस तरीके से चक्कर लगाता है तो उसे घूर्णन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी अपनी ही जगह पर चक्कर लगाने में, यानी जो 360 डिग्री घूमने में समय लेती है 23 घंटे 56 मिनट और 42 सेकंड। और पृथ्वी की इसी गति के कारण धरती पर दिन और रात बनने की घटना होती है, ठीक है। तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो सूर्य के सामने घूर्णन करते समय जो उसका हिस्सा होगा वहाँ पर सूर्य की लाइट पड़ेगी तो वहाँ पर दिन हो जाएगा, और जो पिछला हिस्सा होगा जहाँ पर सूर्य की लाइट नहीं पड़ेगी वहाँ पर रात हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी घूर्णन करेगी तो परछाई वाला हिस्सा सूर्य के सामने आ जाएगा, तो जहाँ पर रात थी वहाँ दिन हो जाएगा और जहाँ पर दिन था वहाँ रात हो जाएगा। इसी तरीके से जो है पृथ्वी की इसी गति के कारण धरती पर दिन और रात बनने की घटना होती है। तो प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी पर दिन और रात बनने की जो घटना है वो किस गति के कारण होती है? तो आप कह देंगे घूर्णन गति के कारण। और पृथ्वी को घूर्णन जो समय है वो कितना लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 42 सेकंड, जिसको हम 24 घंटे कह देते हैं। और 24 घंटे का दोस्तों एक दिन और एक रात होता है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इसी तरीके से दूसरा होता है परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है कि जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। तो दोस्तों अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है तो इसी के कारण, इसी परिक्रमण के कारण वर्ष बदलते हैं और आपकी ऋतु परिवर्तन होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा कि मान लीजिए ये सूर्य है, मान लीजिए कि क्या है, ये सूर्य है और हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो कभी पृथ्वी यहाँ होगी, तो कभी पृथ्वी यहाँ होगी, तो कभी पृथ्वी यहाँ जाएगी, तो कभी पृथ्वी यहाँ जाएगी। तो जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होएगी तो सूर्य की जो किरणें हैं वो तीव्र गति से उसके ऊपर पड़ेगी, तो धरती पर आपका गर्मी हो जाएगी। और जब पृथ्वी सूर्य के दूर होगी तो सूर्य की किरणें उतनी तेज नहीं पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? ठंड पड़ जाएगी। तो इसी कारण से धरती पर ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी, सर्दी, बसंत, पतझड़, और इसी तरीके से साल भी बदलते हैं। साल इसलिए बदलते क्योंकि पृथ्वी को इस परिक्रमण करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि 365 दिन का एक वर्ष होता है, ठीक है। और एक वर्ष जो है 365 दिन के होने के बाद बाकी के जो 6 घंटे बचते हैं हमारे, उनको 4 साल तक लगातार जोड़ा जाता है। कितने साल तक? 4 साल तक जो है लगातार जो है वो जोड़ा जाता है। तो 4 साल में लगातार जोड़ने पर ये जो घंटे हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। और चौथे साल क्या है? 24 घंटे के कारण एक दिन क्या है? बढ़ जाएगा 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे का एक साल होता है। तो हर चौथे साल क्या है? एक दिन क्या है? बढ़ जाता है। और हर एवरी 4 ईयर के बाद जो है आपका जो है कुल साल में 366 दिन हो जाते हैं, यानी एक दिन जो है बढ़ जाता है। यानी फरवरी जो है आपका वो 28 के तुलना में 29 दिन का हो जाता है। और इसी कारण प्रत्येक चौथे साल क्या आता है? लीप ईयर आता है। तो इसीलिए लीप ईयर क्यों आता है? इन 6 घंटे के कारण, क्योंकि इन 6 घंटे को लगातार 4 साल तक जोड़ा जाता है। और 4 साल जोड़ने के बाद जो है ये जो है आपका एक साल एक दिन जो है बढ़ोतरी कर लेता है। इसी कारण से हर चौथे साल 365 दिन के होने के बावजूद आपके जो है 366 दिन हो जाते हैं। इसी कारण से लीप वर्ष आ जाता है। तो यही है लीप ईयर आने का मुख्य कारण। यही कारण है आपका परिक्रमण से ही क्या है? धरती पर क्या है? वर्ष और ऋतु परिवर्तन होता है। और घूर्णन से क्या होता है? दिन और रात बदलने का आपका जो है घटना होती है। और यही ग्रहों की गति का सिद्धांत है किसने दिया था दोस्तों? केपलर ने दिया था। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए
सबसे पहले हम बात करेंगे सौरमंडल का जो प्रधान है सूर्य के बारे में। तो सूर्य के बारे में अगर बात करें तो हमारा जो सूर्य है वो आपका सौरमंडल का प्रधान या प्रमुख है। सौरमंडल का प्रमुख या प्रधान किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं दोस्तों। ये जो सूर्य है सबसे चमकीला तारा है। सूर्य एक तारा है, ध्यान रखना दोस्तों। सूर्य ग्रह नहीं है, उपग्रह भी नहीं है, क्षुद्र ग्रह भी नहीं है, पुच्छल तारा भी नहीं है, बल्कि एक ग्रह है और बल्कि क्या है? तारा है। और कैसा तारा है? बिल्कुल चमकीला तारा है। ये अपने प्रकाश से ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और अन्य प्रकार के आकाशीय पिंडों को प्रज्वलित करता है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा सूर्य है। तो सूर्य एक गैसीय गोला है दोस्तों, या फिर सूर्य जो है, हमारा सूर्य जो है वो गैस से बना है, भिन्न भिन्न गैसों से बना है। सूर्य में सबसे ज़्यादा जो गैस है दोस्तों वो हाइड्रोजन है। लगभग 78% जो गैस है वो हाइड्रोजन पाई जाती है और 26.5% जो गैस है वो हीलियम पाई जाती है। तो सूर्य में पाई जाने वाली सबसे अधिक जो गैस है वो हाइड्रोजन है और इसके अलावा दूसरी जो सर्वाधिक गैस है वो कौन सी है? हीलियम है। और इन्हीं दो गैसों के कारण जो सूर्य जो है वो चमकना शुरू कर देता है, क्योंकि सूर्य जो ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों कि जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलती है, जब दो हाइड्रोजन क्या करती है? आपस में मिलती है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब मिलती है तो क्या बनती? एक हीलियम बनती है। तो इसी क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिलने पर हीलियम बनता है तो लाइट पैदा होती है और इसी कारण हमारा सूर्य चमकता है। ठीक है, और इसी क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सूर्य को चमकने का मुख्य कारण क्या है। तो सूर्य के चमकने का या सौर ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो इसके बाद आगे हम बात करेंगे सूर्य के भागों के बारे में, पार्ट ऑफ द सन। तो दोस्तों सूर्य के 3 भाग होते हैं। सूर्य के 3 से 4 भाग होते हैं। सबसे पहले ये वाला है, सबसे पहले ये वाला जो आपका येलो कलर में आपको दिख रहा है। तो जहाँ से सूर्य की किरणें आपके जो निकलती हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लाइट जोन कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश मंडल का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है तो होता है दोस्तों केंद्र, सेंटर। तो सेंटर का जो टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और तीसरा होता है ब्लैक कलर के ये सौर धब्बे, जिसका जो टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। तो सूर्य का सर्वाधिक तापमान होता है केंद्र में और सबसे कम होता है सौर धब्बे का। ठीक है, और औसत जो तापमान है सूर्य का वो सूर्य के प्रकाश मंडल का होता है। आई होप आपको सूर्य के भाग, सूर्य के तापमान और सूर्य के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख गैसों के बारे में पता चल गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो या फिर आपको समझ आई है या फिर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से सूर्य जो है, सूर्य के अंदर पाई जाने वाली गैसों के बारे में हम बात कर चुके हैं, सूर्य की विशेषताओं के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अभी हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? देखो, सबसे पहले जब सूर्य आपका जो सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है दोस्तों? पृथ्वी चक्कर लगाती है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका सूर्य है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका सूर्य है इस तरीके से। तो सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है दोस्तों? पृथ्वी। कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। क्लियर? इस तरीके से। और पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है दोस्तों? चंद्रमा चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों तरफ कौन लगाता है? चंद्रमा। तो इस तरीके से चंद्रमा जो चक्कर लगाते लगाते जब आपका जो है चंद्रमा यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ये सूर्य है, ये मून है और ये अर्थ है। यहाँ पर इसी डायरेक्शन में बताया गया, सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते किसके बीच में आ जाएं? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएं, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है और इसी कारण से हम पृथ्वी से सूर्य को नहीं देख पाते हैं। और इसी कारण से हमारे को इस तरीके का सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा की जो छाँव है वो पृथ्वी पर पड़ जाती है
और जो किरणें सूर्य की यहाँ पर पृथ्वी पर पड़नी होती है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती, जिसको चंद्रमा आपस में रोक लेता है। और इसी कारण से चंद्रमा की परछाई जब पृथ्वी पर पड़ती है तो इसी क्रिया को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आई होप आपको सूर्य ग्रहण के बारे में समझ आ गया होगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसी क्रिया को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी क्रिया को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है दोस्तों जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में हो। जब तीनों क्या होते हैं, ये एक सीध में होते हैं। जब तीनों क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। क्लियर। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो। और आंशिक सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में ना हो करके थोड़ा ऊपर नीचे हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण की अधिकतम जो अवधि होती है दोस्तों वो 8 मिनट की होती है। कितनी होती है, 8 मिनट की हो सकती है, क्योंकि 8 मिनट के बाद जो है चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से आपके जो है पृथक होकर के, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाता है, क्योंकि दोनों घूर्णन करने वाली चीज़ें हैं। और इसी कारण से ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है ऊपर नीचे होने के पश्चात जो है सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है। तो इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम आज की वीडियो में हमने बात किया है सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल के प्रमुख ग्रहों के बारे में, सूर्य आपका जो सूर्य ग्रहण के बारे में, सूर्य के भागों के बारे में, पार्ट ऑफ द सन, या फिर आपके जो है प्रमुख ग्रहों के बारे में हमने पार्ट 1 में बात किया है। पार्ट जो 2 है इसका जल्दी ही आपके बीच में हम लेकर के आएंगे। उससे पहले कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को आपका जो है शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।